Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic BCSBI. BCSBI यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 2003 में आरबीआई ने एक कमेटी स्टैब्लिश करी, कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जिसके चेयरपर्सन थे श्री एस तारापुर। तो इसे तारापुर कमेटी भी बोल दिया जाता है। ये कमेटी इसलिए बिठाई गई ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी कॉमन मैन को कैसे करवाई जाए। तो कमेटी का मैंडेट ये था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर सर्विस को ऑप्टिमम नहीं होने दे रहे हैं और कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जाए, आप हमें ये बताओ। तो कमेटी ने रेकमेंड किया कि जैसे यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड है, वैसे इंडिया में ही बीसीएसबीआई बनाया जाए। तो उनकी रिकमेंडेशन पे बीसीएसबीआई स्टैब्लिश किया गया 2006 फरवरी 18 को, और ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर हुआ अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का वॉच डॉग है, जो इंश्योर करता है कि बैंक्स डिलीवर करें सर्विसेज जो कि कस्टमर को प्रॉमिस किए गए हैं। बीसीएसबीआई का कोर ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे कोड्स को प्रमोट करना, इस्टेब्लिश करना, ऐसे स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना जो इंश्योर करें कि कस्टमर्स का फेयर ट्रीटमेंट हो बैंक्स के द्वारा। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल कि ये मॉनिटर करे कि बैंक्स कोड्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जब वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बीसीएसबीआई ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर दो कोड्स बनाए, कोड्स फॉर बैंक्स कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स एंड कोड्स ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये कोड बनाएगी ताकि अच्छी बैंकिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट हो सकें, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो सकें जो बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को मिलती हैं। बैंक्स की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, उनके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड बने और बैंक और कस्टमर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो, इसीलिए ये कोड्स बनाए गए हैं। तो बीसीएसबीआई का अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले तो जो ये कोड्स लेके आया था बीसीएसबीआई, इनको अडॉप्ट करना वॉलंटरी था। आप बैंक्स से जबरदस्ती नहीं अडॉप्ट करवा सकते थे, लेकिन बैंक्स वॉलंटरीली चूज करते थे कि उन्हें कोड्स को अडॉप्ट करना या नहीं करना है। लेकिन जब भी आरबीआई चेक करता है किसी भी बैंक का परफॉर्मेंस, कोई लाइसेंस वगैरह लेने आता है, तो वो चेक करता है आरबीआई कि बीसीएसबीआई के कोड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब बीसीएसबीआई का फंक्शनिंग डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2019 के अंदर। आरबीआई ने कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया था, चार्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स बना लिया था, ऑम्बड्समैन जो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन वो भी काफी स्ट्रांग है। तो बीसीएसबी के जो फंक्शंस है वो ऑलरेडी अब इन इन लोगों के पास जा चुके हैं। तो बीसीएसबी को कंटिन्यू करना रेलेवेंट नहीं समझा गया, तो बीसीएसबीआई को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2019 में। लेकिन जो इसने कोड्स बनाए थे दोनों, वो अभी भी एप्लीकेबल है। अगर हम पहले कोड की बात करें, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट्स टू कस्टमर, तो डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं उसमें बैंक इंश्योर करे क्लैरिटी और फेयरनेस सारी डिपॉजिट सर्विसेज में। कस्टमर जब लॉकर लेने आता है तो उसको पूरी गाइडलाइंस बताओ, लॉकर में सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करो। और अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस होना चाहिए, कभी भी किसी की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए कि किसी की डेथ होगी रिलेटिव की और जो बाद में जो लोग अकाउंट सेटल कर रहे हैं उनको दिक्कत हो किसी भी टाइप की। कस्टमर्स को फेयर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाए, फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें बैंक्स फेयर प्रैक्टिस फॉलो करें, और जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है उसके लिए भी बैंक्स स्टैंडर्ड सेट करें। जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस है वो फेयर होनी चाहिए, लोगों जब लोन वगैरह लेने आते हैं तो उसके लिए फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए है। ऑनलाइन बैंकिंग यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। प्लस ओवरऑल भी जो बैंक है वो सारे कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करे। और अगर किसी कस्टमर को कोई चीज नहीं समझ आ रही है उनको आप आराम से एक्सप्लेन करो। अगर किसी कस्टमर से कोई गलती हो गई है उसे आप आराम से एक्सप्लेन करें, उसे ऐसा ना फील करें कि ये तो अनपढ़ है। ऐसा ना हो कि आप अमीर कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, जो गरीब कस्टमर्स उनको आप अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हो। ये सारी चीजें बैंक को करनी होती हैं। अगर हम दूसरे कोड की बात करें, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए कोड है जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं उन्हें नॉर्मल ऑपरेशंस में और डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक सपोर्ट करे। जैसे कि उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। जो उन्हें अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं, बिल डिस्काउंटिंग की, फैक्टरिंग सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जब हम सर्विस सेट देंगे तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की सर्विसेज होनी चाहिए। इसके अलावा लेंडिंग रेट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, टैरिफ्स को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी
एक छोटा एंटरप्राइज बैंक के पास आ रहा है तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए हैं। अगर बैंक कोई गलती करता है तो क्या कंपनसेशन मिलेगा कस्टमर को, और कस्टमर के डाटा की प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, और बैंक्स को नॉर्म्स एस्टैब्लिश करने हैं कि वो अपनी सर्विसेज को कैसे प्रमोट करेंगे, कि वो एमएसएमईज को बताएं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, कि हम तुम्हें ये एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का ग्रोथ देश की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए भी स्पेसिफिकली कोड बनाया गया था। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी की भी बात की गई है कि कस्टमर्स को राइट है सारी इंफॉर्मेशन का, एंड कस्टमर डू नॉट कॉल सर्विस भी ऑप्ट कर सके कि उन्हें कॉल करके परेशान ना किया जाए। कस्टमर्स को सारे रेट्स और टैरिफ्स क्लियरली बताए जाएं। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती हैं कस्टमर्स को आपको क्लियरली बताना है। कस्टमर्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में भी बताना है कि आप सबसे पहले हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन पे जा सकते हो। वहां पे अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता तो आप कोर्ट कंप्लायंस ऑफिसर के पास जा सकते हो। वहां पे भी अगर सोल्यूशन नहीं होता तो आपने कस्टमर को बताना है कि देखो आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं हो, हमारी सर्विस से डेफिशिएंसी है, तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। तो आपको छुपाना नहीं है, उसको बताना है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका बीसीएसबीआई कोड। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप अगर जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जैब के मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी, और जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। और अभी जो कोड यहाँ पे एप्लीकेबल है, जैब अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको लाइव क्रैश कोर्स में 85% ऑफ मिलेगा, और जो मास्टर कोर्स है उसमें जैब 75 कोड यूज करेंगे तो आपको 75% ऑफ मिलेगा। लेकिन अभी एक जस्ट फॉर 2-3 डेज एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप सेव 85 कोड यूज करोगे, सेव 85, तो आपको मास्टर कोर्स पे भी 85% ऑफ मिल जाएगा। ये सिर्फ 24 फरवरी के लिए वैलिड तक के लिए वैलिड है ये ऑफर। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एज पर द बीसीएसबीआई गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? BCSBI was established by RBI in 2006 to ensure transparency and fairness in the banking system. The BCSBI has two major codes of banks commitment to customers and the code of banks commitments to MSEs. In 2019, RBI decided to discontinue BCSBI functions without any changes. The BCSBI code focuses on ensuring fair treatment for both individual customers and micro and small enterprises in their dealings with the banks. BCSBI codes includes commitments to transparency, non-discrimination, ensuring that the customer grievances are handled effectively. देखो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि बीसीएसबीआई वॉज एस्टैब्लिश बाय आरबीआई इन 2006। तो अभी हम अपनी अगर स्लाइड पे वापस जाएं तो यहाँ पे इस्टेब्लिश तो हुआ था लेकिन अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ था, आरबीआई एक्ट के अंडर। आरबीआई ने इसको इस्टेब्लिश नहीं किया था। ठीक है, आरबीआई ने वो कमेटी बिठाई थी। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं होगा, तो जहां जहां पे फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, फोर्थ और फिफ्थ भी आपका स्टेटमेंट सही है। और 2019 में आरबीआई ने डिसाइड किया कि बीसीएसबीआई को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कोड एप्लीकेबल नहीं है या कोई चेंजेस नहीं है। अभी जो उसके कोड है वो एप्लीकेबल है, और बहुत सारी चीजें आरबीआई ने करी हैं जिसके बाद बीसीएसबीआई को डिसकंटिन्यू किया गया, कि अभी चार्टर लाया गया है ना, एक अलग से डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, ओम्बड्समैन स्कीम है। तो ऐसा सडनली डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो B245 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।